हमारे साथ केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल इस पूरे चुनाव के विश्लेषण को लेकर हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले हम ललित सर का स्वागत करते हैं। काफी नमस्कार करो, जी नमस्कार दर्शकों। समय व्यस्तता के बावजूद भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बताएं कि सबसे पहले कि कटिहार में तारिक अनवर की एक बार फिर जीत हुई है। हालांकि कई बार सांसद रहे, बीच में हारे जीते, तो क्या लगता है कि लोग उन पर कितना भरोसा जताते हैं, नहीं जताते हैं? तरुण, आज दिन भर कटिहार नहीं पूरा देश हमारे लोकतंत्र का महापर्व मना रहा था। पूरा देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि किसकी सरकार बनती है, किसको कहाँ जीत मिलती है। और ये सच है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। बड़े ही लोग एग्जिट पोल 3 दिन पहले एग्जिट पोल पर भी सवाल उठ रहे थे, और आज के परिणामों ने साबित कर दिया कि एग्जिट पोल बेमायनी है हमारे देश में। या तो वो सरकार से के पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, या फिर उनका जो साइंटिफिक तरीका है वो भारत देश के हिसाब से सही नहीं है। 9 एग्जिट पोल थे, 9 के 9 गलत हो गए। सबसे पहले आते हैं जो आपने सवाल पूछा तारिक अनवर की जीत को लेकर। तारिक अनवर लगभग 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं। कल जो हमने उनका इंटरव्यू किया था उस पर भी उन्होंने कहा कि 5 बार जीते, 2 बार राज्यसभा रहे, 1 बार मंत्री रहे, लेकिन पिछले 25 सालों में एक ही बार उनको जीत का मौका मिला था। आज दूसरी बार उनको जीत का मौका मिला है। कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि हम जनता को निराश नहीं करेंगे। अगर हमें जनता ने जीत दिलाई तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जनता की सारी समस्याओं को समझें और दूर करेंगे। आज के धन्यवाद ज्ञापन में भी आपने सुना होगा कि उनका फोकस इन्हीं बातों पे था कि जनता को हम निराश नहीं करेंगे। जनता ने जो उन पे भरोसा जताया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तारिक अनवर की एक खास बात, हालांकि उन पे आरोप लगते रहे कि वो बार बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन एक खास बात है, लगातार हार के बाद वो कटिहार से जुड़े रहे। हर महीने में कम से कम 1 बार आना, लोगों से मिलना, ये कार्यक्रम उनका लगातार जारी है और इसका परिणाम आज देखने को मिला। दुलाल गोस्वामी क्यों हारे, ये उनको आत्ममंथन करने की बात है। हालांकि अंतिम दौर में उन्होंने काम भी काफ़ी किए थे, लेकिन जनता ने आज ये बता दिया कि अगर हम आपको चुनते हैं तो आपको लगातार जनहित में काम करना होगा। तो आज दुलाल गोस्वामी के हाथ जनता के लिए यह संदेश, लोग सभी नेताओं के लिए संदेश है कि अगर आप जनता आपको चुन के भेजती है तो आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब हम आते हैं पूरे देश की राजनीति के ऊपर। सर यहाँ एक मिनट रोकेंगे देश में जाने से पहले। जब हमारे संवाददाता और मैं खुद जब फील्ड में न्यूज करने जाया करता था तो लोगों की एक शिकायत रहती थी दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर कि वो कभी आते नहीं है, कभी मिलते नहीं है, जुलते नहीं है। दूसरी बात, जनाब तारिक अनवर को लेकर भी एक अलग लोगों के दिमाग में चलता रहता था कि राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो जब आते हैं तो एक शेड्यूल जारी करते हैं, बड़े नेताओं की तरह, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की तरह टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट का वो शेड्यूल जारी करते हैं। ये भी शिकायतें लगातार आ रही। क्या लगता है कि इन सब चीजों को जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तारिक अनवर है, ये शिकायतें लोगों की रही है, तो क्या लगता है कि इन सब चीजों में आम जनताओं के बीच एक आम लोगों की तरह जाना चाहिए? क्या लगता है? देखिए तरुण, आप जहां तक पहले दुलाल गोस्वामी पे आते हैं जी, कि दुलाल गोस्वामी के बारे में ये कहना कि वो लोगों के यहाँ कम जाते हैं, ये शायद सही नहीं है। वो अक्सर लोगों के यहाँ मिलते जुलते देखे गए हैं और जाते आते भी थे, लेकिन जनता को जो जितनी उम्मीद थी वो उतना शायद नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 50,000 के वोट का अंतर है, लेकिन अगर दुलाल गोस्वामी का प्रयास शुरू से थोड़ा और बेहतर होता और चुनाव का लड़ने का तरीका ज्यादा और अच्छा होता तो शायद परिणाम कुछ और भी हो सकता था। लेकिन अगर अब हम आते हैं तारिक अनवर पे, ये सच कि वो बड़े नेताओं की तरह आते हैं, शेड्यूल जारी करते हैं और फिर चले जाते हैं। यही आरोप उनको पिछले 25 सालों में उन्होंने 3 बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, कि ये एक बड़ा कारण है। कल के इंटरव्यू में हमने कहा था, तो उन्होंने कहा था, वादा किया कि हालांकि हम पार्टी के बड़े पद पर हैं तो हमें पूरे देश को देखना पड़ता, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी
कि हम कटिहार की जनता से और अधिक जुड़ कर रहें। उन्हें ये करना होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कमिटमेंट उनका फेल होगा, तो दोबारा शायद उनको जनता मौका न दे। लेकिन हालांकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरा चुनाव अंतिम चुनाव है और शायद वो दोबारा का चुनाव ना लड़ें। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, लोगों से मिलते हैं, धीमी धीमी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी उनकी जीत का एक बड़ा कारण रहा है। चलिए, अब देश की बात कर रहे हैं। देश में भी काफी एग्जिट पोल फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और जहां काफी लोगों की उम्मीदें थी, नारे लगाए जा रहे थे, 400 पार, अब की बार, कई तरह के नारे थे। तो देश आज इस बार जो लोकतंत्र के चुनाव के परिणाम आए हैं उस पे बहुत गौर करने वाली बात है। आज के चुनाव परिणाम ने ये बता दिया है किसी भी नेता को, मैं आई एम नॉट टॉकिंग रिगार्डिंग जी। बीजेपी और कांग्रेस, किसी भी मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, कि अब हमारी देश की जनता मूर्ख नहीं है, समझती है। आप मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। इसका उदाहरण आप बीजेपी को आज जो बड़ा झटका जनता ने दिया, इसको ले लीजिए। आप देखिए वर्षों से सारी मीडिया, जिसे लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दिया, जी। सारे टीवी चैनल ले लीजिए, सारे हिंदी के अखबार ले लीजिए, कुछ अंग्रेजी के अखबारों को आप छोड़ दीजिए, तो सारे हिंदी के अखबार ले लीजिए, एक तरफ से बीजेपी की खबरें चलती थी। सच कहें तो मोदी की खबरें चलती थी। आप इस चुनाव को कैंपेनिंग को ले लीजिए, 400 पार के नारे मोदी ने दिए। लोकसभा के बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर डाली कि इस बार हम 400 के पार आ रहे हैं, बीजेपी 370 आएगी और एनडीए 400 आएगी। ये अभियान उन्होंने चलाया, ऐसा नरेटिव बनाया कि लोगों को लगने लगा कि आएगी ही 400 पार। अब भला मोदी को 400 लाने से कौन रोकेगा। लेकिन ये सच नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है लोकतंत्र में। हालांकि यहाँ के लोग खुलकर बोलते नहीं है। आज मोदी सरकार ने पूरे देश में ऐसा दहशत और खौफ का माहौल बना दिया था कि लोग डर से अपने मुंह से सच्चाई नहीं बोलते थे। जो मोदी के खिलाफ भी होते थे, डर से कहते थे नहीं हम तो बीजेपी को वोट दे देंगे। इसका कारण क्या था? एक तो बीजेपी की आईटी सेल, इतना भयानक तरीका था उस आईटी सेल का कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एक लाइन आपने बीजेपी के खिलाफ बोली नहीं कि हजारों हजार की संख्या में आईटी सेल के लोग आपके पीछे लग जाते थे। इसे बीजेपी ने अपनी जीत मान लिया। यही सबसे बड़ी भूल बीजेपी की रही। मोदी ने मीडिया को जो अपने कब्जे में कर लिया, उसे वो अपनी जीत समझ बैठे। मोदी ने अखबारों को अपने वश में कर लिया, वो उसे अपनी जीत समझ बैठे। मोदी ने ईडी सीबीआई सबको अपने कब्जे में करके विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया, वो उसे अपनी जीत समझ बैठे। मोदी ने अपने विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया, पैसे से कमजोर कर दिया, वो उसे अपनी जीत समझ बैठे। मोदी ने आधी जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया। मोदी ने पुलिस कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया। इलेक्शन कमीशन पर भी पक्षपात के आरोप लगे। सारी संस्थाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। और मोदी को समझ में आया कि हम 400 पार कर जाएंगे, जनता को सच्चाई पता नहीं चलेगी और जनता हम जो कहेंगे उसी को सच मानेगी। अब क्या लगता है, जो स्थिति बनी है, 294 के आसपास एनडीए गठबंधन है, 230-32 के आसपास इंडिया गठबंधन है, और बीजेपी अकेले 240-41 के पास है, और इंडिया गठबंधन तो 272 के जो आंकड़े हैं उसमें काफी डिस्टेंस नहीं है, काफी दूरियां नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, अगर चाहे तो? हम आते हैं उस बिंदु पर जी। पहले हम बताते हैं जनता क्या सोचती है। मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि जनता को सच्चाई बताना चाहिए। मोदी जी ने इसके लिए श्याम दाम दंड भेद, हम लोग बातें करते हैं ना, सारे तरीके के अपने, पुलिस को अपनाया, जुडिशरी का अपनाया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सबका अपनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। जनता के पास जनता अपने आप उस ज्ञान, अपने आप वो सक्षम है कि वो क्या सच्चाई वो समझ लेती है। आज जनता ने लगातार बीजेपी के प्रयास के बावजूद कि बीजेपी को 243 पे जाके रोक दिया। हालांकि पूरे परिणाम नहीं आए, 2-4 सीटें इधर हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं उससे में तक बीजेपी का सिंगल इसको 243 है। यानी पिछली बार 303 सीटें थी, बीजेपी को जनता ने 60 सीटें कम कर दी उसकी। जहां बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता
जनता से 400 पार देने की मांग कर रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे। भारत की जनता को संविधान बदलना मंजूर नहीं था और जनता ने सिरे से नकार दिया मोदी की मांग को। आप इससे एक बात समझिए कि जनता ने क्या किया है। हमें जनता ने मोदी की गारंटी को नकार दिया, जनता ने संविधान बदलने की मांग को नकार दिया। मोदी ने जो मछली, मटन, भैंस खोलने की बात, मंगलसूत्र, टोटी खोलने की बात, मुस्लिम लीग, घुसपैठिए, इन सब के जो नारे दिए वो जनता को समझ में आते हैं, इसलिए जनता ने सिरे से उन बातों को नकार दिया। तो ये एक तरह से मोदी की नैतिक हार है। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने भी नैतिकता के आधार पर मोदी से इस्तीफे की मांग की है। वो देते हैं या नहीं देते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने इतना तो तय कर दिया कि हमारे देश की जनता समझदार है। आप कितने भी कोशिश कर ले, कोई भी नेता कितना भी कोशिश कर ले, वो हमारी देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए विकास, झूठे विकास के वादे, झूठे विश्व गुरु के वादों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। अब आते हैं सरकार किसकी बनेगी। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उसने कहा कि कल हम इंडिया गठबंधन से के अपने घटकों से बात करेंगे फिर निर्णय लेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, 231 पे इंडिया गठबंधन है। आपने देखा स्कोर अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, और बीजेपी सेल्फ 243 पे है, और अगर उसके 292 293 के आसपास एनडीए गठबंधन है। लेकिन एनडीए गठबंधन में दो बड़े घटक हैं। आप जदयू की बात कर लें तो 12 सीट उनके पास है, और चंद्रबाबू नायडू 16 सीट उनके पास है। आपको पता होगा, जनता को जानकारी होनी चाहिए, दोनों ही पहले मोदी के साथ नहीं थे। ये चंद्रबाबू नायडू तो ठीक इलेक्शन के पहले ही मोदी सरकार से या बीजेपी से गठबंधन किया था। इस गठबंधन में खासकर प्रशांत किशोर का अहम रोल रहा था। प्रशांत किशोर चूंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए मार्केटिंग कर रहे थे, स्ट्रेटजी बना रहे थे, तो उन्होंने दबाव डाल के चंद्रबाबू नायडू का समझौता बीजेपी से करा दिया। अदरवाइज चंद्रबाबू नायडू आज अलग लड़ रहे होते हैं। वैसे आपने देखा होगा नीतीश कुमार भी 29 दिसंबर यानी आज से करीब 4-5 महीने वाले अचानक ईडी के डर से, लोगों को जो कहना है कि ईडी का खौफ था, डर था उनको, तो चले गए बीजेपी में। जबकि इंडिया गठबंधन बनाने का काम ही नीतीश कुमार ने किया था, उस संरक्षण उन्हीं किया, कॉन्सेप्ट उन्हीं का, और वही इंडिया गठबंधन आज बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया। तो जन्मदाता नीतीश कुमार ही है। तो अगर कल या परसों में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का समझौता बीजेपी से इंडिया गठबंधन से हो जाता है, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाए। नहीं तो अगर इंडिया भी बनाता है तो भी आज विपक्ष पहले की तुलना में काफी मजबूत होगा। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस पहले 52 सीट पे थी, अभी लगभग 100 के पास है। एक तो कम या अधिक जो हो जाए फाइनल रिजल्ट में, लेकिन 100 के पास, यानी डबल की सीट होगी। तो तय है कि लोगों ने कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसको माना है, स्वीकार किया है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो को इनकार किया है। हालांकि सीट भले ज्यादा है बीजेपी की, लेकिन जितनी ताकत, जितने रिसोर्सेज, जितनी संसाधन उनके पास थे, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था। समझिए एक सशस्त्र सेना एक निहत्थे पक्ष से लड़ रही थी, ऐसी स्थिति ये इलेक्शन की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं था। बावजूद इसके इसमें कोई दो मत है कि इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जबरदस्त था, शानदार रहा। तो अब सरकार किसकी बनती है, हम लोग 1-2 दिन हम लोग को इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल पीएम जो मोदी जी की लीडरशिप पे भी उठेंगे, बीजेपी के अंदर भी से अब आवाजें उठेंगी। पहले बीजेपी के अंदर भी लोग कोई डर से बोलते नहीं थे, लेकिन जब 272 का आंकड़ा, अपनी निर्धारित रिक्वायरमेंट से लगभग 30 सीटें बीजेपी कम रह गई, और पिछली बार से 60 सीटें कम हो गई। तो इसको लेकर इस बार सिर्फ मोदी ही नहीं, अमित शाह की लीडरशिप पे भी, नेतृत्व अभी सवाल उठेंगे। और अब आने वाले वक्त में देखिएगा बीजेपी में भी दो गुट होगा, और जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्या लगता है कि जिस तरह की राजनीति अभी आ रही है, पहले 2014-2019 में फुल बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही थी, और इस बार की जो स्थिति है वो काफी असमंजस की स्थिति है। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो घटक दल है, वो क्या सोच रहे होंगे इस सरकार बनाने को लेकर?
देखिए 2014 2019 में अलग अलग मुद्दे थे। 2014 में जब मोदी ने नारा दिया था, विकास का नारा दिया था, गुजरात मॉडल का नारा दिया था, वो अपने आप को प्रधान सेवक बताया था, आपने सुना होगा। जी। और लोगों ने देखा है, कांग्रेस को तो 10 साल देख लिया, इस बार मोदी को देखते हैं विकास के नारे पे वो क्या गुजरात मॉडल क्या है, देश तरक्की करेगा, ये लोगों ने भरोसा किया था। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, उस पर भी लोगों ने भरोसा किया था। 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, काला धन दुनिया में बहुत कांग्रेस का काला धन है, उस पर भी भरोसा किया था। लेकिन सारी बातें 5 सालों में ढकोसला निकली। 5 साल हो गए, उल्टे नोटबंदी हो गई, और न तो 15 लाख आए, न 2 करोड़ की नौकरी तो छोड़ दी, जो थी वो भी चली गई लोगों की। लेकिन 2019 में आई है। 2019 में घटना होती है पुलवामा में, और फिर एयर स्ट्राइक का मोदी ने दावा किया कि हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, चलिए किया उसका वो, और मोदी ने पुलवामा के नाम पे लोगों से वोट मांगा। तो जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो फिर हमारी देश की जनता एक हो जाती है। तो जनता ने ये भरोसा किया कि मोदी इस राष्ट्रीय सुरक्षा में कामयाब होंगे। तो पुलवामा कांड ने पिछली सारी कमियों को दूर कर दिया, और सब लोगों ने एकजुट कर होकर मोदी को पहले से भी ज्यादा सीटें दी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इन 5 सालों को और जोड़ दीजिए तो मोदी की कामयाबी सर जमीन पे तो कहीं थी नहीं। फिर उन्होंने एक कोशिश की कि हम राम मंदिर का बना के वो वेब बनाए, वो माहौल बनाए जो पिछली बार बना था पुलवामा को लेकर। और इसको लेकर उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी किया, अधूरा ही मंदिर का उद्घाटन किया। हालांकि हमने देखा हो कि इस राम मंदिर के उद्घाटन लेकर हमारे देश के चारों शंकराचार्य ने विरोध किया था, बावजूद मोदी नहीं माने, क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा उठाना था, धर्म का माहौल लेकिन बनाना था। फायदा तो हुआ नहीं। लेकिन अब मैंने वही कहा कि हमारे देश की जनता को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आपको सत्ता चलानी है, सरकार चाहिए, तो आपको जो वादे किए हैं उसको पूरा करना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा, समझना होगा, उसका समाधान करना होगा। फालतू की बातें नहीं कर सकते आप। भले जनता चुप रहेगी, लेकिन जब वक्त मिलेगा तो आपको सबक सिखा देगी। आपने विश्व गुरु में डंका बजा दिया, आपने विकास की बड़े बड़े वादे किए, तीसरी इकोनॉमिक पावर बना देंगे दुनिया की, वो वादे किए। लेकिन सब जनता जानती है कि देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा आपने डाल दिया, पेट्रोल और डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया, गैस का सिलेंडर का दाम 400 से 1000 पहुंचा दिया, और सारी की सारी पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनियां होती है, सारे के सारे अपने दोस्त कॉर्पोरेट दोस्त को बेच दी है। जनता को नौकरी कहाँ मिली, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी। इतना ही नहीं, सेना को कमजोर करने का काम किया, अग्निवीर ला के आपने कमजोर करने का काम किया। 4 साल की टेम्पोररी नौकरी आपने दे दी, शहीदों में फर्क कर दिया। अग्निवीर के शहीद अलग हो गए, सेना के शहीद अलग हो गए, जबकि शहीदों में कभी फर्क नहीं हो सकता। एक माँ का बेटा मरता है तो वो अग्निवीर में हो चाहे सेना में हो, माँ का उस परिवार का दर्द उतना ही होता है। लेकिन मोदी जी ने इन बातों को नहीं समझा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब तो चुनाव का जो संग्राम था वो समाप्ति की ओर है। अब सरकार कब तक गठन हो जाएगी सरकार, अब क्या लगता है आपको? एक दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप मुख्यतः दो दो इसके कर्णधार होंगे, लीडर होंगे, सरकार किसकी बनती है। एक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये भाग्य के बहुत तेज हैं। जब जब इनको कम, आप देख लीजिए बिहार में भी कम सीट होने के बावजूद भी इनको कभी बीजेपी अपनी तरफ बुलाती है, कभी आरजेडी बुलाती है। अब वही स्थिति इनकी सेंट्रल में होने वाली है। एनडीए भी बुलाएगा, इंडिया भी बुलाएगा। करना क्या है, ये तो नीतीश कुमार को निर्णय करना है। अब दूसरे उनके एक सहयोगी और हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के जो नेता हैं टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के। तो अब उनके भी 16 सीटें हैं, और इनकी 12 सीटें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू की 28 सीटें जिधर जाती हैं सरकार उसकी बनती है। देखते हैं कि दोनों नेता क्या निर्णय लेते हैं। चलिए, ये थे केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल को आप सुन रहे थे कि देश में असमंजस की स्थिति सरकार बनाने को लेकर अभी भी बरकरार है। दो लोगों पर निगाहें टिकी हुई है, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरा आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता चंद्रबाबू नायडू, कभी मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो इन दो नेताओं पर खास करके, जैसा कि हमारे निर्देशक का कहना है कि दो नेताओं पर निगाहें टिकी हुई है, और अल्टीमेट कल दोनों दलों के अलग अलग जगहों पर बैठक है। एनडीए की भी बैठक है, इंडिया गठबंधन की बैठक है। यहीं से सरकार बनाने की नीति और रणनीति
तय की जाएगी। फिर आने वाले समय जो तिथि निर्धारित है उस समय तक सरकार का गठन किया जाएगा। चलते चलते हम अपने निर्देशक ललित सर से जनता के नाम संदेश क्या देंगे इस सरकार को लेकर या फिर आने वाली सरकार को लेकर? मैं देश की जनता, कटिहार की जनता, बिहार की जनता, मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। आप, हमारा देश गुटनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई हैं और मिलजुल के रहें, तभी हमारा देश बनेगा। हम एकजुट के आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश दुनिया में सर्वशक्तिमान होगा। आपस में अगर लड़ के रहेंगे, अपने पड़ोसी भाई से लड़ेंगे तो हम कमजोर होंगे। इसलिए आपस में प्रेम रखिए, यूनिटी, एकता में ही शक्ति है, उस पर चलिए। देखिए बहुत जल्द हमारा देश सचमुच विश्व गुरु बन जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर। हम इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम केबीसी की पूरी टीम से विदा लेते हैं और लगातार, जैसा कि हम आपको सुबह से ही हमारे जितने भी रिपोर्टर, टेक्नीशियन, एंकर, तमाम लोग सभी जगहों से लगातार आपको अपडेट देते रहे। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अलावा भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों से हम लगातार अपडेट देते रहे हैं। हमारी पूरी टीम मतदान से लेकर मतगणना तक लगी रही। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ही भी हमने आपको इस लोकसभा चुनाव का कवरेज दिखाया। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आप तमाम दर्शकों से विदा लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे जो निर्देशक हैं ललित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और इस चैनल के बेहतरी के लिए जो आपने लोगों को गाइड किया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आज के इस पूरे अंक को, लाइव प्रसारण को समाप्त करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण, धन्यवाद। थैंक यू सर।